हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की फ्यू मिनट सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जिस केस का शुरुआत जो हुई थी वो 1989 से हुई थी, बट 1992 में इसकी फाइनल जजमेंट जो है वो आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस केस के द्वारा हमने राइट टू एजुकेशन RTE को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर होते हुए देखा और आर्टिकल 21A के अंदर 10 साल बाद यानी 2002 के अंदर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड होते हुए देखा। बट इस केस के अंदर क्या हुआ था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आसपास है। हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे हो सकता है रिजल्ट आ चुका। तो ये जो मेंस का रिजल्ट है उसके तुरंत बाद आपको लग जाना है प्रिपरेशन 275 मार्क्स के लिए। और वो 275 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनफैक्ट आपका रैंक कितना आएगा ये डिसाइड कर सकती है, आपको सर्विस कौन सी मिलेगी ये भी डिसाइड कर सकती है। तो इसीलिए इसको हल्के में ना लीजिए। और हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल पैकेज है जिसके अंदर आपको पर्सनलाइज्ड डैफ एनालिसिस मिलेगा। 2 मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, एक पहले और उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा। कुछ समय बाद उसके ऊपर काम करने के बाद आप दोबारा उसको हमारा मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। आपका एक पर्सनलाइज्ड मॉक सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा हमारे को फाउंडर साहब के साथ, और साथ ही साथ हमारे डैफ की डिस्कशन भी होगी। यानी कि हर एक पॉइंट जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर उसको थोड़ा सा डिटेल में और स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइंड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबल चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसके लिए आप तैयारी करके जा सकते हैं। तो इसीलिए ये कोर्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही मेंस का रिजल्ट आ जाता है। चलिए, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका पे वापस आते हैं। 5 जून की बात है, 1989 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1984 में एक कानून लाया था जिसका नाम था कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट। कैपिटेशन फी क्या होता है? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस के अंदर जितनी भी टाइप की फीस, जैसे कि ट्यूशन फीस, बोर्डिंग फीस, है ना, एकेडमिक किसी रिसर्च की फीस, लेबोरेटरी की फीस वगैरह वगैरह डाल के मिला के जो चीज़ें वहाँ प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिख देता है, अगर उसके अतिरिक्त, अगर उसके अलावा, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एनी मनी इज एडेड टू योर फीस एंड इज आस्क्ड फ्रॉम यू, दैट इज अ कैपिटेशन फीस। तो एक तरह से कैपिटेशन फीस एक इलीगल तरीका ही है आपसे एक्स्ट्रा फीस लेने का। हमने कई कॉलेजेस के अंदर देखा है कि मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती हैं। अब ये मैनेजमेंट कोटा की सीटें क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होनी चाहिए, या गवर्नमेंट से एड मिलने वाले गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड कॉलेजेस में क्या ये मैनेजमेंट कोटा होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा पैसे देकर यानी कि कैपिटेशन फी देकर आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें? ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है हमारी कंट्री के अंदर। अब इसी से जुड़ा कर्नाटका के स्टेट में एक कानून था, एक लॉ था जिसका नाम था कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये डिफाइन करना था कि आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कि उनके अंदर ट्यूशन फीस, बाकी फीस और डिपॉजिट्स की क्या क्या लिमिट रहेगी। नाउ व्हेन अ नोटिफिकेशन वाज एडेड टू दिस एक्ट 1989 में क्या हुआ, इस एक्ट के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक ऑर्डर जारी किया। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया कि कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 3 तरीके की सीट्स हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 3 तरीके की एडमिशन्स होंगी। एक एडमिशन जिसमें गवर्नमेंट सीट्स होंगी, जिनको गवर्नमेंट सीट्स बोला जाएगा, यानी कि These will be based on the merit of the students। तो कर्नाटका का जो भी मेडिकल एंट्रेंस होगा उसके हिसाब से इसमें एंट्री होगी। और इसकी जो ट्यूशन फीस होगी, व्हाट इज दिस इज ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस जो होगी वो 2000 रुपीज़ पर ईयर पे कैप कर दी गई। कैप मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगी। याद रखिए, साल 1989 है, तो थोड़ा सा अभी से मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी कम आपको रेट्स नज़र आएंगे। नॉन गवर्नमेंट सीट्स मतलब कि जो गवर्नमेंट ने रिजर्व नहीं करके रखी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, उनके अलावा कर्नाटका के अंदर का जो नॉन गवर्नमेंट सीट है, कर्नाटका के स्टेट का जो रेजिडेंट है, उसके लिए ये सीट की जो ट्यूशन फीस होगी वो 25,000 रुपीज़ पर एनम होगी। और जो कर्नाटका के बाहर का इंडियन स्टूडेंट है उसके लिए जो फीस होगी दैट इज कैप्ड मतलब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, दैट इज 60,000 रुपीज़ पर एनम।
तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आपने बना दिए थे। 3 कैटेगरी में से एक थी गवर्नमेंट सीट्स और बाकी 2 थी नॉन गवर्नमेंट सीट्स। बाकी दोनों में से नॉन गवर्नमेंट सीट्स में से एक थी कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा था नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने इस तरीके से 3 तरीके के फीस लिख दी थी यहाँ पे, और दिस वाज अ काइंड ऑफ अ notification that was issued by the state of Karnataka. Now this was supposed to be a thing where you classify and you tell कि हाँ ये वाले स्टूडेंट को इतनी फीस देनी है, बट ये एक कैपिटेशन फीस का मामला बन गया। क्योंकि एक तरीके से एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर आप कर्नाटका के बाहर की स्टूडेंट है तो आप अगर ज़्यादा पैसे देते हैं, ज़्यादा फीस देते हैं, तो आपको एडमिशन के लिए वो बुला सकते हैं, बिकॉज उसके लिए कैप आपने 60,000 रुपीज रखी है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ कैपिटेशन फी इन गार्ब ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द सीट्स। अब यही चीज यहां पे मोहिनी जैन ने बताई। मोहिनी जैन जी एक एप्लीकेंट थी उत्तर प्रदेश में से, जो कर्नाटका के सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। उनको कहा गया कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए 60,000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। 60,000 क्यों? ये वाला क्राइटेरिया उन पे अप्लाई किया गया, और बाकी सालों के जो एमबीबीएस का प्रोग्राम था, यानी बाकी के 4 सालों के लिए आपको एक बैंक गारंटी भी लेके आनी पड़ेगी। Because of not having so much money, she could not submit the fees and she was denied the admission. But she challenged this June 5 notification under Article 32 of the Constitution. अब मैं बताऊंगा कि इन्होंने किस बेसिस पे इसे चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आप स्टूडेंट्स की इस तरीके से कैटेगरी नहीं बना सकते जिसमें आप लोगों को ये कह रहे हो कि अगर आप ज्यादा पैसे दो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने क्राइटेरिया बनाना है तो वो कोई रीजनेबल लॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि मेरिट का क्राइटेरिया। अब मान लीजिए आईआईटी का जो आपका टेस्ट होता है ना, जेई, अगर जेई के अंदर आपकी रैंक नहीं आती है ना, आपकी किसी और बंदे से रैंक नहीं आती है, किसी बंदे की हायर रैंक है, आपकी उससे लोअर रैंक है, हायर रैंक वाला बंदा अगर अपनी फीस नहीं डिपॉजिट कर पाता है तो क्या वो जो खाली हुई सीट है आप ले सकते हैं अगर आपने उससे ज़्यादा पैसे देने का ऑफर दे दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे मोहिनी जैन जी कहती हैं ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं। अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज ऑफ सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स फ्रॉम हुम हायर ट्यूशन फी वाज चार्ज बिलोंग टू डिफरेंट क्लास, एंड गवर्नमेंट वाले जो स्टूडेंट्स थे, गवर्नमेंट सीट वाले जो स्टूडेंट्स थे जिनकी 2,000 रुपए फीस थी, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे और बाकी लोग नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट है। तो हमने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बनाया है मेरिटोरियस और नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसका मतलब ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 14 के अंडर। लेकिन यहां स्टूडेंट्स फ्रॉम इनसाइड कर्नाटका, आउटसाइड कर्नाटका, इस वाली बात को इन्होंने एड्रेस नहीं किया। इन्होंने सिर्फ मेरिटोरियस और नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात की। कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई प्रॉफिट कमाने का अंदेशा नहीं है, वी डू नॉट इंटेंड टू मेक प्रॉफिट और बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके ऊपर यही आरोप लगा था। बात क्या थी? बात यह थी कि उनका कहना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ना तो स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एड या फाइनेंशियल मदद मिलती थी। दूसरी बात, हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए उनको 5 साल का 5 लाख रुपए का खर्चा होता था, और कर्नाटका जो स्टेट एजुकेशन एक्ट था उसके अंदर अगर आपके कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसमें से 40 सीट्स गवर्नमेंट कोटा पे रिजर्व होती थी, और गवर्नमेंट कोटा की आपको फीस पता है कि कितनी है? 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 रुपीज से आप ये एमबीबीएस का कोर्स नहीं चला सकते 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको किसी ना किसी ग्रुप ऑफ या कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। तो यू आर नॉट they are saying that we are not taking money for making profit, we are taking money to manage the expenses of an MBBS degree, है ना। हम एक्सेसिव फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसमें हमको तो पैसा नहीं दे रही है, तो इस चक्कर में हमें खुद से खर्चा निकालना पड़ रहा है। जो बाकी के सभी लोग एमबीबीएस दे रहे हैं उनका भी तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो इस केस के अंदर सवाल उठ जाता है कि क्या राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड एक फंडामेंटल राइट है, और अगर है तो कैपिटेशन फी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रखना, क्या ये उसकी वायलेशन नहीं है? दूसरा, क्या कैपिटेशन फी एक आर्बिट्ररी, अनफेयर, अनजस्ट क्राइटेरिया नहीं है और आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता है?
ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वल लॉज होने चाहिए सबके ऊपर, और अगर क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, तो फिर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं हो सकता है। तीसरी बात यहां पे पूछी जाती है कि वेदर कर्नाटका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फैसिलिटेटेड कैपिटेशन फी, क्योंकि आपने 2-3 तरीके की कैटेगरी बना दी, तो लोग क्या कर सकते हैं या कॉलेजेस क्या कर सकते हैं, ये 60,000 रुपए कुछ ही स्टूडेंट से मांग सकते हैं। तो एक तरह से ज्यादा पैसे दो और एजुकेशन की सीट ले जाओ, इस तरीके की बात यहां पे हो गई, तो कैपिटेशन फी का कॉन्सेप्ट आ गया। और चौथी बात ये कि क्या ये नोटिफिकेशन अपने ही पेरेंट एक्ट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इसका पेरेंट एक्ट क्या था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो एक्ट था कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट, इसके अंदर कैपिटेशन फी को प्रोहिबिट किया गया था। तो क्या ये नोटिफिकेशन अलाउ करती है कैपिटेशन को? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑब्जर्व किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पे राइट टू एजुकेशन की बात हुई है। आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये कहता है दैट द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन। तो ये वाला पॉइंट आर्टिकल 41 के अंदर भी है। हम जनरली जब भी राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है ना, तो हम रट्टा मार लेते हैं आर्टिकल 21A है, बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी के अंदर भी आर्टिकल 41 के अंदर मेंशन्ड है। तो कहीं कहीं अबार आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में विच ऑफ दीज आर्टिकल इज रिलेटेड टू एजुकेशन। आप भूल जाओगे अगर 41 के बारे में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 एज वेल, आर्टिकल 21A, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक रियलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है इसको, तो इसके बिना बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाए तो आप उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताओगे कैसे? और अगर उनको पता ही नहीं होगा कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन्हें एनफोर्स कैसे किया जाएगा? इन्हें लागू करने वाला कौन हो? अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने वाला कौन होगा, जब किसी को पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट क्या है? तो कहने का मतलब, पहली बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही यहां पे। ऑल्सो ये उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो खुद फंडामेंटल राइट्स के अंदर एनश्राइंड है। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज सम अदर राइट्स। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज सम अदर राइट्स एंड दीज राइट्स इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, बिकॉज इन ऑर्डर टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ फ्रीडम, यू नीड टू बी एजुकेटेड सो दैट यू नो ऑल योर राइट्स। अगर आपको अपने सारे अधिकार पता ही नहीं है तो फिर आप किस तरीके से डिग्निटी से रह सकते हैं? That is necessary for the personality development। जबकि ये पार्ट 3 में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, लेकिन तब भी ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। सो राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ। एंड जजमेंट की बात करें तो जजमेंट कहता है कि कैपिटेशन फी चार्ज करना इज अ डिनायल ऑफ द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 6 to 14 ईयर्स की बात नहीं की थी, वो तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये आप समझें दैट 6 to 14 ईयर्स की कैटेगराइजेशन तो बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है, इट इज देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स टू द सिटीजंस। तो कैपिटेशन फी जो है वो एक आर्बिट्ररी क्राइटेरिया है। तो एक तो वो आपको आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू एजुकेशन भी डिनाई कर रहा है, ऊपर से वो आर्टिकल 14 के अंदर आपको राइट टू इक्वालिटी भी डिनाई कर रहा है, क्योंकि कैपिटेशन फी का कोई लॉजिकल क्राइटेरिया नहीं है। कर्नाटका के स्टूडेंट्स, कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स, है ना, तो ये अलग अलग सीट्स के लिए अलग अलग फीस अप्लाई करना ये बिल्कुल ही गलत बात है, कंप्लीटली इलीगल है, इट कैन नॉट बी परमिटेड। तो इसीलिए जून 5 की जो नोटिफिकेशन थी कर्नाटका स्टेट हाई कोर्ट की, उसको इन्होंने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और ये कहा कि अपने पेरेंट एक्ट से तो अलग चला गया है। वो चाहता था कैपिटेशन फी पे रोक लगाई जाए, जबकि ये कैपिटेशन फी अलाउ कर रहा है। इसी के चलते अगर हम इसका आफ्टरमार्थ देखें जजमेंट का, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में राइट टू एजुकेशन की बात की है। उससे पहले 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आर्टिकल 21A एक्ट किया गया और 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट इन्यूमरेट किया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स में इस चीज को रिपीट किया है। इनफैक्ट 2016 के अंदर इट वाज रिपीटेड बाय 5 जज बेंच, सेइंग कि किसी भी तरीके की कैपिटेशन फी लेना, मैंने कैपिटेशन फी डिफाइन कर दी है, इफ यू डोंट रिमेंबर फिर से जाओ वीडियो की स्टार्टिंग में, वहां पे मैंने डिस्कस किया। तो किसी भी तरीके की कैपिटेशन फी जो है आप लेते हो वो इलीगल है। 2022 में मई के अंदर एक 2 जज बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, जो सुन रहा था कुछ एप्लीकेशंस अगेंस्ट द मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन के बारे में। वो ये दोबारा से उनके पास प्ली आई, एंड दैट मींस कि तब से लेके 2022 1992 30 years have passed, but still the issue of capitation fee is there, because किसी ना किसी तरीके से फीस के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें लिख के कैपिटेशन फी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और अभी भी मैनेजमेंट कोटा वाली सीटें मेडिकल कॉलेजेस में देखी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के हिदायतों के सख्त खिलाफ है। सो सजेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई 2022 में कुछ सजेशंस दिए थे, सॉरी डायरेक्शंस दिए थे, नॉट सजेशंस, डायरेक्शंस दिए थे कि कैपिटेशन फी वाला जो फिनोमेना है, जो एक्स्ट्रा फीस लेके लोगों को एडमिशन देने का फिनोमेना है, बंद हो जाए। पहली चीज उन्होंने ये कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही एक वेब पोर्टल डेवलप किया जाए, जहां पे कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है जो कैपिटेशन फी लेता है उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली जा सके। उस वेब पोर्टल को NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर को ही बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो मोस्टली गवर्नमेंट की सभी वेबसाइट्स बनाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर काम करता है। तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक ऐसा पोर्टल बनाएं जिसमें लोग अपनी ग्रीवेंस के लिए या कंप्लेंट्स के लिए आ सके। दूसरा, सभी स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया कि वो उस पोर्टल के बारे में जानकारी लोगों के भीतर पहुंचाए, कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के भीतर पहुंचाए। यह भी कहा गया कि कोई भी एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर 2 वीक्स ऑफ एडमिशन, और वो लिस्ट पब्लिश कर देनी चाहिए ताकि कोई नया नाम उसमें ना ऐड हो सके पैसे देके एडमिशन वाला। मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग कैश पेमेंट। कैश पेमेंट एक बहुत बड़ा जरिया होता है कि आप जब नहीं अपने बुक्स पे, अपने रिकॉर्ड्स पे वो पेमेंट दिखाना चाहते हो, तो कैश पेमेंट के थ्रू आप फीस पे कर देते हो। उनको प्रोहिबिट किया गया है इस तरीके की किसी पेमेंट को लेने से। तो ये अभी भी एक इशू है, ऑनगोइंग इशू जो चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी डायरेक्शंस दी है। और अल्टीमेटली हम मोहिनी जैन केस की सिनेरियो से ये समझ सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल अधिकार है, एंड स्पेशली 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए वो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास ही खत्म होती है, और हमें मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से राइट टू एजुकेशन के बारे में काफी कुछ पता चला। नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।